दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ लखनऊ के दो मशहूर फनकार हैं जिनको गज़ल गुंजीत के नाम से लखनऊ के लोग जानते हैं। गुंजीत में जो जीत शब्द है वो है सरजीत जी, और ऑफिशियली जो गुण है वो गुंजन जी हैं। दोनों ही लखनऊ के ऐसे गज़ल फनकार हैं जिनके गज़लों की लखनऊ के लोग दीवाने हैं, और इनको तमाम जोड़ियों के रूप में भी जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, भूपेन, मिताली ऐसे भी जो उपाधियां हैं उनसे इनके चाहने वाले नवाजते हैं। हम इन दोनों का सफ़र कैसा रहा है ये आपको आज सुनवाएंगे। पहले शुरू करते हैं सरजीत जी से। वो म्यूज़िक टीचर के रूप में उन्होंने कैसे करियर शुरू किया और फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन और स्टेज परफॉर्मर के तौर पे क्या उनका रहा, उनसे बात करते हैं, फिर हम आपको गुंजन जी से मिलवाएंगे। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सरजीत जी, शुरुआत आपसे, कैसे आपका करियर गायकी में शुरू हुआ? गायकी में करियर शुरू होना, जैसा आपने बताया कि स्कूल टीचर की, आपने टीचिंग की बात की, तो टीचिंग में होता क्या आजकल मोस्टली एक टीचर से उम्मीद ये की जाती है कि उसको सब कुछ आता हो। उसको कीबोर्ड भी आना चाहिए, गिटार भी आना चाहिए, तबला, गाना, सब कुछ उसको आना चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं स्कूल में, जब मेरी स्कूल टीचिंग की जब स्टार्ट हुई, जब शुरुआत हुई, तो मैं उस समय गिटार बजाया करता था। और लकीली मेरे साथ एक ऐसी टीचर थी जो गाती बहुत सुरीला थी। अच्छा। और उनका साथ मुझे मिला। मुझे प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन थे कि आप इनके साथ गिटार बजाएंगे, कि ये बच्चों को सिखाती है। और मेरी पहली जॉब थी, मुझे आता भी नहीं था कि स्कूल टीचिंग होती कैसी, क्या सिखाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे। तो वो जो राइम्स, हेम्स और तमाम जो प्रेयर सॉन्ग्स वो सिखाया करती थी, तो मैं उनके पीछे पीछे जहाँ क्लास लेने जाती थी मैं भी गिटार लेके जाता था। तो वहाँ से एक्चुअली गिटार मैंने स्कूल में सीखा कि एक तो स्कूल में संगत कैसे करते हैं, दूसरी चीज़ स्कूल में किस तरीके की कॉम्पिटिशन्स चलती हैं। फिर धीरे धीरे चूँकि वो मेन म्यूज़िक की नहीं थी, वो इंग्लिश की थी, तो वो थोड़ी सी जिम्मेदारी फिर मेरे ऊपर बढ़ने लगी कि भाई आप क्लास देखिए। तो अब मुझे तो गाना आता नहीं था, तो फिर लगा कि यार गाना सीखना चाहिए। तो बस वहीं से गाना सीखने के सफ़र की शुरुआत हुई। चूँकि मैं गिटार बजाया करता था, तो मुझे एक बार मौका मिला उस्ताद अब्दुल मजीद खान साहब के साथ संगत करने का। यहीं PWD जो विश्वेश्वरैया भवन है यहाँ पे। तो उनकी गायकी मैंने वहाँ पे सुनी, तो मैं काफ़ी प्रभावित था उनसे। तो उनके पास मेरे एक मित्र के माध्यम से मैं उनके पास पहुँचा, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उस्ताद मुझे भी थोड़ा सा सुर लगाना सिखा दीजिए। तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने वो आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। बस वहाँ से एक गाना सीखने की शुरुआत हुई, और अभी तक जारी है। आज भी उस्ताद के पास जाना होता है। तो अब आप अभी भी स्कूल टीचिंग के रूप में भी काम कर रहे हैं? नहीं सर, टीचिंग एक्चुअली टीचिंग अपने में एक बड़ा जॉब है। और लोग टीचर को छोटा समझते हैं सर, लेकिन है नहीं। टीचिंग भी अपने में एक अच्छा टास्क है वो। तो म्यूज़िक का क्या है कि म्यूज़िक चूँकि एक क्रिएटिव फील्ड है, टीचिंग में आपके पास क्रिएशन के प्रॉस्पेक्ट्स या चांसेस कम होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्रिएशन अलग तरीके का होता है स्कूल्स में, और फील्ड में जैसे आप स्टेज की अगर बात करें या इवन प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे अलग तरीके की क्रिएटिविटी आपको चाहिए होती है। तो जब इसमें मैं आया तो स्कूल के लिए एक्चुअली समय फिर काफ़ी कम मिलने लगा। क्योंकि स्टेज अगर आपको, जैसे हम लोग मतलब लखनऊ क्या, हमें बाहर भी जाना होता है, अब्रॉड भी होके आए हम लोग, तो अब उसमें क्या है कि आपको फिर छुट्टियां भी चाहिए। तो स्कूल में आपकी क्लासेस है, तो फिर वहाँ पे आप वो ज़्यादा आपको अलाउ नहीं करते। जी। तो फिर लगा कि नहीं ठीक है, अगर कोई और रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो ये कर सके, उसको ये देना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ से जो है मैं हटा, वहाँ से स्कूल से करके फिर फुल फ्लेजेड हम लोग इसी में आए। SJ म्यूजिक का जो ये हब है, जी, उसमें प्रोडक्शन का काम होता है। क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे लोग आपके पास आते हैं? प्रोडक्शन हब, एक्चुअली हब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मल्टीपल थिंग्स अंडर वन रूफ। तो चूँकि हमारा स्टेज शोज तो था ही था, अच्छा उस समय टीचिंग भी था, फिर प्रोडक्शन भी आया। मैंने दिल्ली से साउंड इंजीनियरिंग मैंने किया। मेरे मेंटर मिस्टर सौरभ कुमार रहे, FTIA के ग्रेजुएट हैं। तो उनसे जब सीखा, तो प्रोडक्शन, चूँकि प्रोडक्शन अपने में इतनी बड़ी फील्ड है, वो आपको कहाँ पे आप एल्बम्स क्रिएट करना, जो अब लखनऊ में जैसे आप देखिए कि भजनों का या गज़लों का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे।
तो वो तमाम तरीके के चीज़ों को क्रिएट करना, फिर कवर सॉन्ग्स बहुत बनते हैं वो करना। फिर आप देखिए अब जैसे इंडस्ट्री आ रही है तो फिल्म की भी डबिंग्स अब कई बार हम लोग के पास आती है डबिंग करने के लिए, डायलॉग डबिंग के लिए आते हैं। तो वो सब वो चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही हैं ना यहाँ होने लगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें बस ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी शख्स यहाँ पे आए म्यूज़िकली हम उसे हेल्प कर सकते हैं, उसको हम क्या असिस्टेंस अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये एक कोशिश यहाँ। अच्छा, और गुंजन जी आपकी शुरुआत कैसे हुई, कब मिली आप सरजीत जी से? सर बेसिकली मैं एक टीचर रही हूँ हमेशा से, और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने एमलिप किया। एमलिप इज़ मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। अच्छा। तो मेरी लाइफ भी थोड़ी सी टिपिकल सी रही है कि मैंने लाइब्रेरी साइंस से शुरुआत किया, एज ए लाइब्रेरियन मैंने वर्क किया 8 इयर्स तक। देन उसके बाद टीचिंग लाइन में आने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि वहाँ मुझे ऐसा लगता था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी कम हैं, लिमिटेड हैं। तो मैंने टीचिंग लाइन में आने के लिए सोचा, फिर बीएड किया, एंड बीएड करने के बाद फिर मेरी जॉब मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब करना शुरू किया। इनिशियली मैंने एलपीएस लखनऊ पब्लिक स्कूल में, ये सेक्टर डी में एज ए लाइब्रेरियन जॉब किया। उसके पहले भी सीएमएस एंड ग्रीनफील्ड स्कूल में एज ए लाइब्रेरियन जॉब किया। जब मैं सीएमएस में अपनी टीचिंग की मैं शुरुआत कर रही थी, उसी दौरान मेरी मुलाकात सरबजीत सर से हुई, और ये वहाँ पर म्यूज़िक टीचर थे, एंड आई वाज टीचिंग क्लास 1। मैं क्लास 1 की टीचर थी। तो अक्सर मैं बच्चों को वहाँ ले जाती थी लाइन बना के कि ये प्रेयर सिखाते थे बच्चों को, या मॉडल क्लास होता था वहाँ पर। तो मुझे जब वो गाते थे मुझे बहुत अपील करता था, क्योंकि मेरा भी सेंस म्यूज़िक का अच्छा था, मुझे भी बहुत शौक था गाने का। तो एक अपने ही तरीके का बंदा अगर आपको मिले तो आपको अच्छा लगता है, मुझे सुनना अच्छा लगता था। तो वहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मैंने हार्डली 3 मंथ वहाँ पे काम किया, एंड फिर मैंने वो क्विट कर दी क्योंकि वो रेगुलर जॉब नहीं थी। देन अदर जॉब्स के लिए अप्लाई किया। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में आई लगभग 5 सालों बाद। जब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में आई तो फिर मेरी इनसे मुलाकात हुई वहीं पर, और ये वहाँ पर उस समय एज ए म्यूज़िक टीचर वहाँ पे वर्क कर रहे थे। बैंड वगैरह स्कूल का देखना, ये सब आप करते थे। फिर वहाँ से हमारी शुरुआत हुई, क्योंकि हमारे टेस्ट सेम थे। तो मैं अक्सर चली जाती थी कि जब आप गिटार बजाते थे तो हम लोग साथ में ग्रुप में और ऐसे गाते रहते थे। फिर मैं राजाजीपुरम में रहती थी, और आपका स्टूडियो राजाजीपुरम में ही था, और मेरे घर से बहुत ही नज़दीक था। तो फिर आपने ऑफ़र किया और मैं यहाँ आई, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे गाने का शौक़ था। उन्होंने मेरे बहुत सारे एल्बम्स भी बनाए हैं, और बहुत ही मैं लकी फील करती हूँ कि वो एल्बम्स जो साउंड उसमें आता है उसकी वजह से मैं काफ़ी लोग मुझे जानने लगे। अच्छा जी, आप देखेंगे तो यूट्यूब पर हमारा एसजे म्यूज़िक हब के नाम से चैनल है। अच्छा। और एसजे म्यूज़िक हब में आप जितना भी वर्क हमारा है यहाँ स्टूडियो का, वो आप पूरा देख सकते हैं। जी। तो गज़लों में आपको आपके जो पसंदीदा गायक थे, फनकार, वो कौन है? आप दोनों लोग अलग अलग बताइए, कौन आपका पसंदीदा रहा है? एक्चुअली मैं भी जगजीत जी की फ्रेंड थी इत्तेफाक से, और मेरे मोबाइल में हमेशा बस उन्हीं की गज़लें रहती थी, चित्रा जी एंड जगजीत जी। मैंने ज़्यादातर और किसी को सुना नहीं था। कुछ थोड़ा बहुत मैंने तलत अजीज़, मेहंदी हसन जी को सुना था, लेकिन मुझे जो पसंद थे, जो मेरे भी आइडल रहे हैं, वो जगजीत जी ही रहे हैं। और चूँकि हम में सिंगिंग के साथ साथ ये चीज़ भी कॉमन थी कि हमारा जॉनर एक था। आपको भी गज़ल पसंद थी और मुझे भी गज़ल पसंद थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम गज़ल से ही अपनी परफॉर्मेंसेस को आगे बढ़ाएं। तो हमने एक डुओ बनाया। अच्छा। और हमने फेसबुक से शुरुआत किया था, लेकिन आज भगवान की कृपा से हमारा काफ़ी अच्छे व्यूअर्स हैं, और अब हम लोग स्टेज शोज़ भी करते हैं। हमें गज़लों के लिए परफॉर्मेंसेस देने के लिए भी आते हैं प्रोग्राम्स। अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया, हमारे गज़ल गुंजीत, इस नाम से हमने इस डुओ की शुरुआत करी। और आपके पसंदीदा? जी, मेरे भी जगजीत जी रहे हैं। उसका रीज़न क्या था, एक्चुअली मेरे म्यूज़िक की स्टार्टिंग जो है वो गिटार से हुई। मैंने गिटार सबसे पहले सीखा, और बस बचपन में जो गाने सुना करते थे, ठीक है, वो थोड़ा सा चुरा लिया है तुमने जो दिल को, और नीली नीली अंबर, ये सब तो सब हर गिटारिस्ट के फेवरेट गाने होते थे। तो ये इक्का दुक्का को छोड़ के और कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुना नहीं था। फिर जब गिटार सीखना स्टार्ट किया धीरे धीरे, तो इत्तेफाकन जगजीत जी की गज़लों से मेरा इनकाउंटर हुआ। तो जब उनका टोन सुना तो वो टोन ऐसा बसा कि वो आज तक बसा ही हुआ है। और उनको सुन के फिर उनके गज़लों में गिटार को ट्रेस करना मैंने स्टार्ट किया। और मुझे तो लगता है कि उनकी एक एक गज़ल पूरा इंस्टीट्यूशन है हर एक म्यूजिशियन के लिए, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो सेमी क्लासिकल सिंगर हो, चाहे वो गिटारिस्ट हो, चाहे वो तबला प्लेयर हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। आप इवन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप उनकी गज़ल सुनेंगे
तो वो इतना बैलेंस उनका जो इक्वेशन जो होता था, और हर एक चीज़ को इतना साउंड कैसा चाहिए, किस टोन को बनाना है, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, और एक एक चीज़ पे हर एक पहलू पे वर्क करना। इवन स्टेज भी मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन स्टेज मैंने उनके लाइव जब भी देखे, तो लाइव में जैसे होता है कि प्रोग्राम स्टार्टिंग से पहले वो हर चीज़ को बैलेंस करा रहे हैं, तो मुझे ये बड़ा प्रभावित करता था कि एक शख्स जो है वो अकेला बीच में बैठा हुआ, वो हर एक चीज़ को ऐसे बैलेंस करा रहा है, यहाँ पे ये करो, इसको शार्प करो, इसको कम करो, इसको ये बढ़ाओ। तो मैं कहता कि सेंस कितनी तपस्या की होगी इन्होंने, क्योंकि सीखने को टेक्निकलिटीज़ तो आप सीख सकते हैं, लेकिन वो जो एक इनर सेल्फ जो होता है ना, जो आपको बताता है, और वो फिर जब आप न्यूज़ स्प्रेड करते हैं ऑडियंस पे, तो वो ऑडियंस भी फिर उसमें सराबोर हो जाती है। तो वो एक चीज़ जो है ना, वो हर एक में नहीं होती। तो मुझे उन चीज़ों ने काफ़ी प्रभावित किया। तो गिटार से जब स्टार्ट की, तो फिर गिटार अपना धीरे धीरे बढ़ा। अच्छा, एजुकेशन चूँकि मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद मैंने पढ़ाई में मन नहीं था, तो छोड़ दी मैंने, लिटरली पढ़ाई छोड़ दी, बहुत डांट खाई थी। तो फिर ये था कि कुछ तो पढ़ लें, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर हाँ, म्यूज़िक में मन था, तो ये था कि अच्छा, लखनऊ में थे तो भातखंडे कॉलेज से में मतलब जाना हुआ, तो जी बिल्कुल वहाँ पे चूँकि गिटार तो था नहीं, तो अब कुछ तो करना है कि कुछ डिग्री सर्टिफिकेट मिले, कुछ दिखाएं कि भैया पढ़े लिखे हैं। तो फिर वहाँ पे चूँकि गुरुद्वारे भी जाना होता था, तो वहाँ पे रागी सिंह तबला प्ले करते थे, तो तबले में हाँ चलो ठीक है तबला कर लेते हैं। एक होता है ना कि हाँ सर्टिफिकेट लेना है, तबला कर लिया। फिर वहाँ पे तबले में एडमिशन लिया, तबला मैंने सीखा, मास्टर्स किया उसमें तबले में। तो जब उसमें आए, तो चूँकि लाइट म्यूज़िक पहले से बसा हुआ, तो मेरा हाथ भी लाइट वाला ही था। मेरे उस्ताद भी कहते थे ये लाइट ही बजाएगा ये। हाँ, तो क्लासिकल भी मैं जब बजाता था, तो मेरे जो बोल होते थे, का जो निकास होता था, वो लाइट वाला ही होता था। तो 2005 तक तबला बजाया, और इत्तेफाकन उस समय फिर इसमें आ गए थे, जॉब में आ गए थे। तो जॉब में आए, तो आपको मैंने बताया एज ए म्यूज़िक टीचर आपको कीबोर्ड प्ले करना है। फिर वहाँ से कीबोर्ड आया हाथ में, तो गिटार सीखा था, तो थोड़ा बहुत कीबोर्ड किसी तरीके से करके, फिर देख के पूछ पाछ के जो भी अपने, वहाँ से कीबोर्ड्स की स्टार्टिंग हुई। तो वो वहाँ से कीबोर्ड मतलब वो एक्चुअली होता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता चला गया। और अब शायद कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो आप नहीं बजा पाते होंगे। एक्चुअली होता है। अब मुझे लगता है सीखना ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि आज जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ, तो प्रोडक्शन में क्या है कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर एक इतना, कहने को ये 2 वर्ड हैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर, लेकिन उसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ को देखना होता है। अगर आज की डेट में, जैसे मैंने वायलिन भी सीखा थोड़ा, ठीक है, मैंने ठुमरी में भी एडमिशन लिया, ठुमरी भी मैंने साल भर सीखी, और फ्लूट को भी देखा थोड़ा सा कि हाँ सही ऐसे बजता है, माउदार में भी था। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स का, अब जैसे कई बार हंसते थे, ये पता नहीं क्या करेगा, ये इसको, ये कभी ये सीख रहा होता है, कभी वो सीख रहा होता है। बट मुझे लगता है सबको सीखना इसलिए चाहिए, क्योंकि जब आप, जैसे प्रोडक्शन की जब कुर्सी पे आप बैठते हैं ना, आपको जानकारी हो, आपको पता, आज मुझे पता है कि ये अगर गाना बज रहा है, इसमें अगर फ्लूट आनी है, तो मुझे कौन सा टोन चाहिए, इसमें अगर वायलिन बजेगा तो वायलिन का टोन मुझे कैसा चाहिए, तबले के कौन से बोल इसमें सूट होंगे, कौन से नहीं होंगे, मुझे ये पता है। मैं आज मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए तबला छोड़े हुए, बट आई नो वो अंदर है। तो आज जब ट्रैक जो प्रोड्यूस होता है, या प्रोड्यूस जो करते हैं, तो वो पूरा एक ऐसा बैलेंस हो के आता है, हाँ ठीक है मजा। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो इन्वेस्टमेंट था, वो मेरा यहाँ पे काम आ रहा है। स्टेज प्रोग्राम के रूप में आप दोनों लोगों का एक साथ पहला क्या एक्सपीरियंस था जो आपने प्रेजेंट किया था, कैसा रहा वो? स्टेज प्रोग्राम का एक्चुअली हम यूँ कहें कि स्टेज की शुरुआत शायद हमारी स्कूल से ही हो गई थी, यहाँ आर्मी स्कूल में, क्योंकि आर्मी स्कूल में ही हम लोग को मैं तो खैर म्यूज़िक में ही था, तो आप भी चूँकि आप वहाँ पे आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, तो वो सब होता है ना कि अरे गुंजना ये आइए आप गाइए, तो ये होता था कि हाँ ठीक है आप सरबजीत सर के साथ जाइए। वहाँ पे हम सरबजीत सर थे, आप मैम थी, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब आते थे हम लोग स्टेज पे, तो स्टेज पे काफ़ी एक्चुअली पसंद किया जाता था। तो इत्तेफाकन हम लोग की वॉइस ऐसी जेल होती है, ऐसा लोग कहते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है साथ में परफॉर्म करके, क्योंकि वॉइसेस मुझे लगता है कम होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। मेल फीमेल साथ में गा सकते हैं, बट एक दूसरे की वॉइस को कॉम्प्लीमेंट करना ये बड़ी बात है। तो वो शायद वो एक जो कॉम्प्लीमेंट हुई हमारी आवाज़, शायद उसी ने हमें और आगे प्रेरित किया कि शायद हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों हम लोग आप लोग भी सुनना चाहेंगे कुछ की जो है दोनों ही आज जो फनकार हैं वो आपके लिए कुछ सुनावें, कोई 1-2 प्यारी गज़ल के कुछ सुना दीजिए। जी बिल्कुल, ज़रूर हम सुनाना चाहेंगे।
आओ ऐसे मोहब्बत करें, आओ ऐसे मोहब्बत करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे, मर भी जाए तो जिंदा रहे। आओ ऐसे मोहब्बत करें, आओ ऐसे मोहब्बत करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे, मर भी जाए तो जिंदा रहे। फूल कहते हैं हंस कर जियो, खुशबुओं को लुटाते रहो। फूल कहते हैं हंस के जियो, खुशबुओं को लुटाते रहो। बुलबुलों की तरह ऐ सनम, बुलबुलों की तरह ऐ सनम, प्यार के गीत गाते रहे, प्यार के गीत गाते रहे। आओ ऐसे मोहब्बत करें, आओ ऐसे मोहब्बत करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे, मर भी जाए तो जिंदा रहे। थैंक यू। खालिदा Thank you. शुक्रिया। तो और कुछ हॉबीज हैं आपकी जो करते हैं म्यूजिक के अलावा? म्यूज़िक के अलावा एक हीलिंग है जिसे हम एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं, हाँ, वो मैं करता हूँ। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, ईश्वर ने दी हुई है, ठीक है। और क्योंकि विदाउट मेडिसिन हीलिंग है वो, हाँ, और कोई उससे किसी तरीके की साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ वो नहीं होते। तो एक्चुअली कोविड अभी जो 2 साल पहले जो हुआ हम सब ने देखा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चूँकि जीने भरने का सवाल था कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो तब से मेरा स्टार्ट हुआ। हालांकि 3-4 साल पहले मैंने सीखा था, मैं एक्चुअली गोमती नगर में जाया करता था म्यूज़िक का एक दो सेशन लेने के लिए, तो बीच में मुझे टाइम मिल जाता था। तो ये होता था कि आप 1 घंटा क्या खाली करें, तो इत्तेफाकन मुझे वहाँ पे बोर्ड दिखा कि हीलिंग मैंने कहा चलो यार कुछ खाली बैठने से अच्छा कुछ सीखें। तो वहाँ पे गए तो इत्तेफाकन ये रहा कि टाइम भी मैच कर गया, जो मैम थी उन्होंने कोऑपरेट काफ़ी किया, तो सीखा। और शौकिया में होता है कि हाँ ठीक है चलो लाओ, अच्छा तुम्हें कोई तकलीफ है चाहिए तो चलो ये करके देखिए, अच्छा सिर दर्द है लाओ हमको लाओ, पेट दर्द है अच्छा लाओगे। तो रिजल्ट्स भी मिले, बट मैंने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया कि चलो ठीक है, हाँ ठीक हो गया क्योंकि म्यूज़िक का इतना था, हाँ म्यूज़िक का इतना था तो और समय भी नहीं था। अब कोविड के टाइम में तो सब कुछ ही बंद था और म्यूज़िक भी सब जो है बंद हो गया, प्रोडक्शन पूरा बंद था। और ये था कि जो सिचुएशन हमारे सामने थी, लोग इतनी तकलीफ़ में थे, तो ये था कि मन में होता ना कि आप क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो फिर एकदम से याद आया यार कभी किया था ये, तो चलो ढूंढते हैं। फिर ढूंढा कुछ लिटरेचर था, चूँकि लॉकडाउन लगा था, फिर ऑनलाइन किसी तरह मंगवाया, जो 2 दिन 3 दिन में आना था उसको 10-15 दिन लगे। तो इस तरीके से करते कराते वो स्टार्ट किया और नियर बाई से स्टार्ट किया, और कुछ ये ईश्वर की कृपा है कि वो आज तक बदसूर चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो और अभी तो खैर चलो सब ठीक है, नॉर्मल है ईश्वर की कृपा से, कि मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमारे माहौल में। छोटा मोटा जो भी चला करता है, अभी जो कोविड के वेरिएंट है साहब 3 दिन चलेगा 4 दिन चलेगा, बट वो इतना लीथल नहीं है। तो लेकिन अब जो है उसको छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि जब आप किसी को ठीक होते हुए जब आप देखते हैं किसी को विदाउट मेडिसिन और वो बंदा खुश है, आपकी वजह से कोई एक ऐसा शख्स जो कि बिना मेडिकेशन के ठीक हो रहा है, मुझे लगता है इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं है।
तो मुझे लगा कि मुझे उसे कंटिन्यू करना चाहिए, तो हीलिंग का वो करते हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। कुछ म्यूजिक एल्बम और वीडियोस भी आपके गज़ल पे शूट हुए हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। हम लोग ने काफ़ी सारे वीडियोस शूट किए हैं, और चूँकि परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं तो वहाँ पर हम खुद की भी रिकॉर्डिंग कर देते हैं, या हमें रिकॉर्डिंग्स मिल भी जाती हैं। तो स्टेज पर तो लाइव ही रिकॉर्डिंग होती है, और बाकी जो खाली टाइम होता है उसमें हम जब अपने प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो उसमें भी हम अपने वीडियोस जो है वो बना के एंड फेसबुक पर लोगों के साथ शेयर करते हैं। रील्स और शॉर्ट्स का कल्चर है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग भी और लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए हम अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहते हैं। हाँ, जनरली लोगों का प्यार मिलता है ना, तो थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है, नहीं ठीक है लोग पसंद कर रहे हैं तो ठीक है। क्योंकि और जब यहाँ पर कोई कस्टमर्स वगैरह आते हैं तो हम मतलब वो चाहते हैं कि जैसे कम बजट में उनका काम हो जाए एक ही जगह पर, तो वो भी हम लोगों ने फिर इस पर भी रिसर्च करी। तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ, प्रोफेशनल लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कि एक ठीक ठाक बजट में हम लोग उनको वीडियो एंड ऑडियो दोनों दे सकते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग इस पर अपना वर्क करते हैं। मेन एक्चुअली फोकस चूँकि हमारा ऑडियो पे ज़्यादा है, वीडियो में चूँकि बहुत हाई लेवल की जो वर्क है वो फिर हम लोग नहीं करते, क्योंकि उतना इक्विपमेंट सब मैनेज करना वो हमारे पास ऑलरेडी ऑडियो का इतना इक्विपमेंट है, ऑडियो का इतना इस तरीके से के काम है। तो ऑडियो का तो मतलब स्क्रैच से लेके फिल्म लेवल तक का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम सारा करते हैं। बट वीडियो में एक ठीक ठाक जो मिड रेंज तक हम लोग रहते हैं, मिड रेंज तक अपना जिसको कराना है वो अपना कराता है। बाकी आपको और हाई रेंज में चाहिए हम, और बहुत तमाम लोग हैं उनको हम रिकमेंड कर देते हैं आप वहाँ से करा लो। हम लोग म्यूजिक प्रोवाइडर भी हैं, अगर किसी को इंस्ट्रूमेंट्स की या इन सब की जरूरत होती है तो वो भी पॉसिबल है। मतलब म्यूजिक हब का यही जी हाँ, मतलब है पूरा। कि सारा जी जी solution जी आपके हाँ, पास। सारा एवरीथिंग solution। अंडर वन रूफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हमें कस्टमर्स ऐसे मिलते हैं जो आ नहीं सकते हैं बट शौक है गाने का, तो हमारे यहाँ मतलब सर्विस ऐसी भी है जिसे हम मोबाइल स्टूडियो के नाम से हम इसे देते हैं। रिकॉर्डिंग में जैसे जी कई लोग हाँ। नहीं आ पाते, कैसे राजीपुरम बहुत दूर है, हाँ। हम नहीं आ सकते, तो हम कहते हैं ठीक है आप स्टूडियो आपके पास आ जाएगा। हाँ। तो वो हमारा मोबाइल स्टूडियो का कॉन्सेप्ट है, तो सारा इक्विपमेंट जितना भी है वो टीम जाती है वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ पे हम लोग पूरा सेट करके उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो सारा करके फिर यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि मिक्स मास्टर हम सारा यहीं पे करते हैं, सारा फाइनलाइजिंग हम यहीं पे करते हैं। तो जहाँ पे भी जो भी कंज्यूमर है हमारा, जो भी क्लाइंट है, उनके कंफर्ट प्लेस पे जाके सारा रिकॉर्ड करके उनके हिसाब से जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बाद में फिर हम उनको यहाँ पे लाके हम अपना काम करके देते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब विदा लेते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे फनकार हैं एक और गज़ल जो है लोगों के लिए सुनाए। जी जी, थोड़ा सा सुना दीजिए जो आपकी पसंदीदा हो। जगदीश जी की ये दौलत भी चलिए सबकी सुनी हुई भी है। हाँ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना कर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का डर था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का डर था न रिश्तों के बंधन,
बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। एक अंतर से अंत नहीं करेंगे। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना बना कर मिटा, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। ऐसे ही देखते रहिए और हम फिर किसी और महफिल में आपको मिलवाएंगे कुछ नए कलाकारों के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।